फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूनिवर्स बेसिक के चैनल में। आज की क्लास में हम आपके लिए बीपीएससी के जो हिंदी प्रैक्टिस सेट है उनका जो है 38वां संस्करण आपके लिए तैयार करके लाए हैं। आपको ये क्लास पूरी देखनी चाहिए क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं वे सभी किसी न किसी विगत परीक्षा में पूछे गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उन प्रश्नों में पहला प्रश्न कौन सा है। अंतस्थ वर्ण के अंतर्गत आने वाले वर्णों में से किन के लक्षण व्यंजनों से मिलते हैं। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि अंतस्थ वर्ण लिखा हुआ है। तो अंतस्थ का मतलब यह होता है कि जो स्वर और व्यंजन के मध्य पाए जाते हैं उनको बोला जाता है अंतस्थ वर्ण, यानी कुछ गुण होंगे स्वर के और कुछ गुण होंगे व्यंजन के। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि अंतस्थ वर्णों में कौन कौन से हैं जिनके लक्षण जो हैं ज्यादा मिलते हैं किससे, व्यंजन से। तो हम देखते हैं कि र और ल होते हैं, ये जो है इनके व्यंजन से गुण मिलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है र और ल। अगला प्रश्न है किन वर्णों की अंतिम ध्वनि हलंत युक्त होती है। तो वर्ण में तो स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं, अंतिम ध्वनि की बात हो रही है। तो हम जानते हैं कि जितने भी मूल व्यंजन हैं उन सभी में हलंत होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, व्यंजन। ओके, अगला लेते हैं मूल स्वरों की संख्या कितनी है। यहाँ बात किसकी हो रही है, स्वरों की। ठीक है, तो स्वर में हम देखते हैं कि मूल स्वर यानी मेन कौन कौन से हैं। तो ये है 4, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। अगला प्रश्न कौन सा है, मूर्धन्य वर्णों की संख्या कितनी है। तो हम देखते हैं कि मूर्धन्य वर्णों की बात हो रही है। मूर्धन्य का अर्थ होता है मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, तो इनकी संख्या होती है 8। ठीक है, वो कैसे हम आपको बताते हैं। री, ट वर्ग, ट वर्ग में हम जानते हैं कि 5 होते हैं, ट ठ ड ढ ड़, और इसके बाद जो है र और मूर्धन्य स। ये भी प्रश्न आ सकता है कि ट वर्ग में कितने वर्ण पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा 5। प्रश्न पूछा जाए कि र व्यंजन जो है इसका उच्चारण स्थान क्या है। ये सभी 8 जो हैं इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा। अगला प्रश्न लेते हैं कंठ वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं कि कंठ से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको कंठ वर्ण बोलते हैं। और ये कौन कौन से हैं, अवर्ण। अवर्ण में कौन कौन आते हैं, अ और आ दोनों। अवर्ण में कौन कौन आएंगे, क ख ग घ ङ, ह, और इसके बाद जो है विसर्ग, अ आ। ये हो गए 2, क वर्ग हो गया 5, ह हो गया 1 और ये हो गया 1, तो 9। ठीक है, अगला लेते हैं तालव्य वर्णों की संख्या कितनी है। तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि तालु से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं उनको तालव्य वर्ण कहते हैं। इनको देखते हैं ये कितने प्रकार के हैं। छोटी ई, बड़ी ई, चौवर्ग, चौवर्ग में आएंगे च छ ज झ इ य, और इसके अलावा बड़ा अक्षर। तो इनकी संख्या कितनी है, 9। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम देखते हैं कि उच्चारण स्थान से संबंधित जो है एक इस प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप उसको जाकर के देखेंगे तो उच्चारण स्थान से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं वे बन जाएंगे सारे। उच्चारण स्थान के आधार पर अगर ध्वनियों को बांटा जाए तो ये कितने प्रकार के होते हैं, 11। अब अगर पूछा जाए कि दंत्य वर्ण कितने प्रकार के हैं, तो ये होते हैं 6 प्रकार के। कौन कौन से, त वर्ग और छोटा स। ठीक है, वत्स वर्ण की यदि बात करें, वत्स वर्ण की संख्या कितनी है, यह केवल एक प्रकार का होता है, यह है ल। ओ और अ जो है ये कंठ से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसके बाद बारी आती है कि किन वर्णों को दंतोष्ठ वर्ण कहा जाता है। तो दंत और ओष्ठ दोनों की सहायता से बोला जाने वाला वर्ण कौन सा है, व। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कंठ तालव्य कहे जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, ए और ऐ। नासिक के वर्ण कौन कौन से हैं। नासिक के वर्ण का मतलब कि नासिका, नाक से बोले जाने वाले जो वर्ण होते हैं, इनकी संख्या 6 होती है। इनमें आते हैं सभी वर्गों के अंतिम अक्षर, ङ, ड, य, न और म। पंचम अक्षर के अलावा स्वर चाहे व्यंजन हो उसके ऊपर जो बिंदु लगा होता है केवल उसको अनुस्वार की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, यह है कंठ। दीर्घ स्वर संधि में मुख्यतः किन किन स्वरों का प्रयोग होता है, अ, ई, उ और इसके अलावा री। इसके बाद देखेंगे हम कि री कैसे लिखते हैं, ऐसे करके ये जो 2 बार लगा होता है तो ये बड़ा वाला री होता है। होते हैं अंत में कौन, आ ही। ठीक है, इसी से पता चल जाता है कि ये क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। बड़ी ई दिखेगी आपको जो है संधि में, और बड़ा उ दिखेगा बीच में, और री दिखेगा। तो ये सभी जब होते हैं तब क्या होता है कि दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम देखेंगे कि आ की यदि बात की जाए तो जैसे देखिए रामधन अयन, म का अ जुड़ गया और ये अ जुड़ गया तो क्या बन गया, रामायण। कवि धन इंद्र, कवि में हम बोलते हैं तो ध्वनि जो सुनाई पड़ रही है वो छोटी ई है, और इंद्र में ये छोटी ई है, ये बन करके क्या हो जाते हैं, कविंद्र। देखिए
वधु धन उत्सव है बड़ा ऊ और ये है छोटा ऊ। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आगे पीछे बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है या दोनों तरफ जो है एक ही तरह के हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये अ ई उ और री ये चारों जो है अ वर्ण में देखा जाए तो अ और आ रहेंगे। ई की अगर संधि होगी तो आगे पीछे ई या बड़ी ई हो सकता है, अंत में आएंगे कौन आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री, ये जो डबल लिखा हुआ है, ठीक है। तो वधु और उत्सव अगर देखा जाए जोड़ करके तो ये होता है वधु उत्सव। यहाँ पे देखिए बड़ी ई की ध्वनि सुनाई पड़ती है, आ सुनाई पड़ता है। तो उस पद में बीच में हम देखेंगे कि यदि बड़ा ऊ दिखाई पड़ रहा है या बड़ी ई है या आ का स्वर सुनाई पड़ रहा है, यह है दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न जो हम लेने वाले हैं उसका रूप जो है बहुविकल्पीय टाइप का है। तो हम देखते हैं कि गुण संधि में प्रथम पद के रूप में कौन सा स्वर आता है। कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, अ आ यानी अवर्ण, री, छोटी ई या छोटा ऊ। प्रथम पद के रूप में यदि देखा जाए तो यह अवर्ण आता है। संधि के अलावा और कौन कौन सी संधियां हैं जिसमें जो है अवर्ण प्रथम पद के रूप में होता है। पहला तो गुण संधि हो गया, उसके बाद जो है दीर्घ संधि, इसमें भी अवर्ण प्रथम पद के रूप में जरूर रहेगा। और तीसरा जो है ये है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी अवर्ण जो है यह प्रथम पद के रूप में रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और आगे देखें कि नवोदय का संधि विच्छेद क्या होगा। नव धन उदय, ये हमारा सही आंसर होगा। अ धन उ यानी ओ बन गया, तो ये किस संधि में होता है, गुण संधि में, ठीक है। अगला लेते हैं, सप्तर्षि का संधि विच्छेद क्या होगा। इसके लिए हम एक टिप्स आपको देते हैं कि सप्तर्षि जब हमने बोला तो उसमें अर सुनाई पड़ा, ठीक है। तो किसी भी अगर शब्द में अगर अर सुनाई पड़े तो वो हो जाता है गुण संधि। तो हम देखते हैं कि सप्तर्षि का संधि विच्छेद होता है सप्त धन ऋषि, ठीक है। यह है गुण संधि का, ओके। और इसमें भी जो है यह अवर्ण जो है, हमने आपको बताया कि गुण संधि में अवर्ण जो है यह प्रथम पद में आता है। प्रथम पद इसको बोलते हैं, दूसरा पद ये है। आगे देखते हैं कि किस संधि में ई का रूप बदलकर य हो जाता है। वृद्धि संधि में, यड़ संधि में या गुण संधि में। तो ई का रूप य कहाँ बदला है, यड़ संधि में। ये हमारा सही आंसर। अति उत्तम, ई को गायब करते हैं तो क्या बनता है, अत बनता है। अत में अगर यह जोड़ते हैं तो क्या बनता है, अत्य। ये पीछे वाला भाग है, जो का त्यो जोड़ देते हैं, केवल ई का य हो जाता है, अत्युत्तम। किस संधि में री के स्थान पर र हो जाता है। इसका कुछ ऑप्शन देखते हैं कि गुण संधि, दीर्घ संधि या वृद्धि संधि। तो गुण संधि की यदि बात की जाए तो यही हमारा सही आंसर होगा। इसका एक उदाहरण लेते हैं, देवर्षि संधि विच्छेद करते हैं, देवधन ऋषि। तो हम देखेंगे कि देव के अंत में अ आया और री जो है, री के स्थान पे क्या हो जाता है, र। हम देखते हैं कि री के जहाँ पे हमने र लिख लिया और ये जो है वो का और जो का त्यो है। तो अब इसको लिखते हैं, इससे परे जो री है उसका क्या बन जाता है, र बन जाता है, यानी दोनों मिलकर के और बन गए। अगला प्रश्न लेते हैं, नौ धन उड़ा का सही रूप क्या होगा। नौढ़ा, नौढ़ा या नौढ़ा। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, अ है और इसमें बड़ा ऊ है। तो अ से बड़ा ऊ जुड़ता है तो क्या होता है, ओ बनता है, ठीक है। तो ओ बनेगा तो क्या होगा, नौढ़ा। ये हमारा सही आंसर है, ओके। अंत्योदय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हम देखते हैं कि अंत्योदय में हम देखेंगे कि इसमें क्या है, अंत में ओ सुनाई पड़े तो कौन सा होता है, वह गुण संधि होता है, ठीक है। और धन उ जुड़ करके क्या बना, ओ बना। परम औदार्य का संधि विच्छेद क्या होगा। परमो धनदार्य या परम औदार्य या परम उदार्य। हमारा आंसर है परम धन औदार्य। यह है वृद्धि संधि का। वृद्धि संधि में देखिए हमने आपको बताया था कि अगर औ सुनाई पड़े तो यह है वृद्धि संधि। महाऔषधि का सही रूप होगा महाऔषधि या महौषधि या महाषधि। तो हम देखते हैं कि इसमें अंत में क्या है, आ यानी अ वर्ण, और यहाँ पे क्या है, ओ। तो अ से ओ जुड़ता है तो क्या बनता है, देखिए अ वर्ण से अगर ओ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, अ ही बनेगा, यानी वृद्धि हो जाती है। एक कदम आगे बढ़ करके ए में ए चुना जाता है और ओ में औ चुना जाता है। तो उस नियम के अनुसार यदि देखते हैं तो यहाँ पे क्या सही होगा, इसमें जो है औ लगा हुआ है, ठीक है। अब आगे देखेंगे परम औषध का संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका ऑप्शन दिया गया है परम धन औषध, परम धन औषध या परम धन शध। तो हम देखते हैं कि इसमें भी अ है यानी वृद्धि संधि है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब इसमें सही रूप क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा परम धन औषध, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि उसमें औषधि लिखा हुआ था तो यहाँ पे औषध ही होगा, नहीं, इसका सही होगा परम धन औषध।
आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी हम आपके लिए वीडियोस बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। इस तरह से हम आपके लिए और भी क्वेश्चन पेपर लाते रहेंगे। आप जुड़े रहें। धन्यवाद।